नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें प्रसिद्ध कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सुनेंगे आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी दुखुआ में काशी कहूँ मोर सजनी। वैसे तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ऐतिहासिक कहानियों के लेखक हैं और कुछ ये कहानी कल्पना और इतिहास का मिश्रण लिए हुए है, तो यह उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो आइए चलते हैं कहानी पर। और कहानी पर पहुंचने से पहले आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है या निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल में विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि आपको अवश्य ही लाभ पहुंचाएगा। चाहे वह यूजीसी नेट की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियाँ या फिर अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में लगी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन इस चैनल में मौजूद है। तो चलिए अधिक बातें न करते हुए चलते अपनी कहानी पर। गर्मी के दिन थे। बादशाह ने उसी फाल्गुन में सलीमा से नई नई शादी की थी। सल्तनत के सब झंझटों से दूर नई दुल्हन के साथ प्रेम और आनंद की कल्लोलें करने में वह सलीमा को लेकर मस्त थे और कश्मीर के दौलत खाने में चले आए। रात दूध में नहा रही थी। दूर के पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ से सफ़ेद होकर चांदनी में बहार दिखा रही थी। आराम बाग के महल के नीचे पहाड़ी नदी बल खाकर बह रही थी। मोती महल के एक कमरे में शमादान जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास बैठी सलीमा रात का सौंदर्य निहार रही थी। खुले हुए बाल उसकी फिरोजी रंग की ओढ़नी पर बहुत खिल रहे थे। चिकन के काम से सजी और मोतियों से गुथी हुई उसकी फिरोजी रंग की ओढ़नी पर कसी हुई कमखाब की कुर्ती और पन्नों की कमर पेटी पर अंगूर के बराबर बड़े बड़े मोतियों की माला झूल रही थी। सलीमा का रंग भी मोती के समान था। उसकी देह की गठन निराली थी। संगमरमर के समान पैरों में जरी के काम के जूते पड़े थे, जिन पर 2 हीरे धक धक चमक रहे थे। कमरे में एक ईरानी कालीन का फर्श बिछा था, जो पैर लगाते ही हाथ भर धस जाता। सुगंधित मसालों से बने हुए समाधान जल रहे थे। कमरे में चारों तरफ पूरे आदमकद आईने लगे हुए थे। संगमरमर के आधारों पर सोना चांदी गुलाबों से सजे फूलदानों में ताजे फूल रखे हुए थे। दीवारों दरवाज़ों पर चतुराई से गुथी हुई नाग केसर और चंपे की मालाएं झूल रही थी, जिनकी सुगंध से कमरा महक रहा था। कमरे में अनगिनत बहुमूल्य कारीगरों की विदेशी और देसी वस्तुएं करीने से सजी थी। बादशाह 2 दिन से शिकार को गए हुए थे। आज इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आए। सलीमा चांदनी में दूर तक आंखें बिछाए सवारों की गर्द देखती रही। आखिर उससे न रहा गया। वह खिड़की से उठकर अनमनी सी होकर मसनद पर आकर बैठ गई। उम्र और चिंता की गर्मी जब उसे न सहन हुई, तब उसने अपनी चिकन की ओढ़नी भी उतार फेंकी और आप झुलझुलाकर बोली, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, अब मैं क्या करूं। इसके बाद उसके पास रखी बीन उठा ली, 2-4 उंगलियां चलाई, मगर स्वर न मिला। भुनभुना कर कहा, मर्दों की तरह ये भी मेरे बस में नहीं है। सलीमा ने उकताकर उसे रख कर दस्तक दी। एक बांदी बदस्ता हाजिर हुई। बांदी अत्यंत सुंदरी और कमसिन थी। उसके सौंदर्य में गहरे विषाद की रेखा और नेत्रों में नैराश्य की स्याही थी। उसके पास बैठने का हुक्म दे सलीमा ने कहा, साकी, तुझे बीन अच्छी लगती है या बांसुरी? बांदी ने नम्रता से कहा, हुजूर जिससे खुश हो। सलीमा ने कहा, पर तू किससे खुश होती है? बांदी ने कंपित स्वर से कहा, सरकार, बांदियों की खुशी नहीं होती। क्षण भर सलीमा ने बांदी के मुंह की तरफ देखा। वैसा ही विषाद, निराशा और व्याकुलता का मिश्रित सम्मिलित सम्मोहन उसके चेहरे पर था। सलीमा ने कहा, मैं क्या तुझे बांदी की नज़र से देखती हूँ? नहीं, हजरत की तो लौंडी पर खास मेहरबानी है। तब तू इतनी उदास, झिझकी और एकांत में क्यों रहती है? जब से तू नौकर हुई है ऐसा ही देखती हूँ। अपनी तकलीफ मुझसे कह लो प्यारी। इतना कह सलीमा ने उसके पास खिसक कर उसका हाथ पकड़ लिया। बांदी कांप गई पर बोली नहीं। सलीमा ने कहा, कसमिया, तू अपना दर्द मुझसे कह दे, तू इतनी उदास क्यों रहती है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, हुजूर क्यों इतनी उदास रहती हैं? सलीमा ने कहा, इधर जहाँ पनाह कुछ काम कम आने लगे हैं, इससे तबीयत जरा उदास रहती है। बांदी, सरकार, प्यारी चीज़ ना मिलने से इंसान को उदासी आ ही जाती है। अमीर और गरीब सभी का दिल है। सलीमा ने कहा और हंसा। उसने कहा, समझी, अब तो किसी को चाहती है, उसका नाम बता, उसके साथ तेरी शादी करा दूंगी।
साकी का सिर घूम गया। एकाएक उसने बेगम की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, मैं आपको चाहती हूँ। सलीमा हंसते हंसते लोट हो गई। उस मदमाती हंसी के वेग में उसने बांदी का कंपन नहीं देखा। बांदी ने बंसी लेकर कहा, क्या सुनाऊं? बेगम ने कहा, ठहर, कमरा बहुत गर्म मालूम हो रहा है। इसके तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, चिरागों को बुझा दे, चटकती चांदनी का लुफ्त उठाने दे और मालाएं मेरे पास रख दे। बांदी उठी। सलीमा बोली, सुन, पहले एक गिलास शरबत दे, बहुत प्यासी हूँ। बांदी ने सोने के गिलास में खुशबूदार शरबत बेगम के सामने ला धरा। बेगम ने कहा, उफ, यह तो बहुत गर्म है, क्या इसमें गुलाब नहीं दिया? बांदी ने नम्रता से कहा, दिया तो है सरकार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस्तांबुल और मिला। साकी गिलास को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। इस्तांबुल मिलाया और भी एक चीज़ मिलाई। फिर वह सुवासित मदिरा का पात्र बेगम के सामने लाकर धरा और एक ही सांस में उसे पीकर बेगम ने कहा, अच्छा अब तो सुना, तूने कहा कि तू मुझे प्यार करती है, सुना कोई प्यार भरा गाना। इतना कह और गिलास को नीचे लुढ़काकर मदमाती मसनद पर खुद वह लुढ़क गई और रस भरे नेत्रों से साकी की ओर देखने लगी। साकी ने बंसी का सुर मिलाकर गाना शुरू किया, दुख हुआ मैं कासे कहूँ मोर सजनी। वक्त देर तक साकी की बंसी और कंठ ध्वनि कमरे में घूम घूम कर रोती रही। धीरे धीरे साकी खुद रोने लगी। सलीमा मदिरा और यौवन के नशे में मत्त होकर झूमने लगी। गीत खत्म करके साकी ने देखा सलीमा बेसुध पड़ी है। शराब की तेजी से उसके गाल एकदम सुर्ख हो गए हैं और तांबुल राग रंजित होकर होंठ रह रहकर फड़क रहे हैं। सांस की सुगंध से कमरा महक रहा है। जैसे मंद पवन से कोमल पत्ते कांपने लगते हैं, उसी प्रकार सलीमा का वक्षस्थल धीरे धीरे कांप रहा था। प्रश्वेत की बूंदें ललाट पर दीपक के उज्जवल प्रकाश में मोतियों की तरह चमक रही थी। वंशी रखकर साकी क्षण भर बेगम के पास आकर खड़ी हुई। उनका शरीर कांपा, आंखें जलने लगी, कंठ सूख गया। वह घुटने के बल बैठकर बहुत धीरे धीरे अपने आंचल से बेगम के मुख का पसीना पोंछने लगी। इसके बाद उसने झुककर बेगम का मुंह चूम लिया। इसके बाद ज्यों ही उसने अचानक आंख उठाकर देखा, खुद दीन दुनिया के मालिक शाहजहां खड़े उसकी यह करतूत अचरज और क्रोध से देख रहे हैं। साकी को सांप डस गया। वह हत बुद्धि की तरह बादशाह का मुंह ताकने लगी। बादशाह ने कहा, तू कौन है और ये क्या कर रही थी? साकी ने धीमे स्वर से कहा, जहाँ पनाह कनीज, अगर कुछ जवाब न दे तो। बादशाह सन्नाटे में आ गए। बांदी की इतनी स्पर्धा? उन्होंने कहा, मेरी बात का जवाब नहीं? अच्छा, तुझे नंगी करके कोड़े लगाए जाएं। साकी ने कंपित स्वर में कहा, मैं मर्द हूँ। बादशाह की आंखों में सरसों फूल उठी। उन्होंने अग्नि नेत्रों से सलीमा की ओर देखा। वह बेसुध पड़े सो रही थी। उसी तरह उसका यौवन खुला पड़ा था। उसके मुख से निकला उफ, फाहशा, और तत्काल उनका हाथ तलवार की मोट पर गया। पर नीचे को उन्होंने घूम कर कहा, दोजख के कुत्ते, तेरी ये मजाल। फिर कठोर स्वर से पुकारा, माधूम। क्षण भर में एक भयंकर रूप वाली तातारी औरत बादशाह के सामने अदब से खड़ी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया, इस मरदूत को तहखाने में डाल दे ताकि बिना खाए पिए मर जाए। माधूम ने अपने कर्कश स्वर में युवक का हाथ पकड़ा और ले चली। थोड़ी देर में दोनों लोहे के एक मजबूत दरवाजे के पास आ खड़े हुए। तातारी बांदी ने चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला और कैदी को भीतर ढकेल दिया। कोठरी की गच कैदी का बोझ ऊपर बढ़ते ही कांपती हुई नीचे को धसकने लगी। प्रभास उठा हुआ। सलीमा की बेहोशी दूर हुई। चौंक कर उठी और बाल संवारे, ओढ़नी ठीक की और चोली के बटन कसने को आईने के सामने जा खड़ी हुई। खिड़कियां बंद थी। सलीमा ने पुकारा, साकी, साकी, बड़ी गर्मी है, जरा खिड़की तो खोल दे। निगोड़ी नींद ने तो आज गजब ढा दिया। शराब कुछ ज़्यादा ही तेज थी। किसी ने सलीमा की बात न सुनी। सलीमा ने जरा जोर से पुकारा, साकी। जवाब न पाकर सलीमा हैरान हुई। वह खुद खिड़कियां खोलने लगी, मगर खिड़कियां बाहर से बंद थीं। सलीमा ने विस्मय से मन ही मन कहा, क्या बात है, लौंडियाँ सब क्या हुई? वह द्वार की तरफ चली। देखा एक तातारी बांदी नंगी तलवार हाथ में लिए पहरे पर मुस्तैद खड़ी है। बेगम को देखते ही उसने सर झुका लिया। सलीमा ने क्रोध से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों हो? बादशाह के हुक्म से। क्या बादशाह थे? जी हाँ। मुझे इत्तला क्यों नहीं की? हुक्म नहीं था। बादशाह कहाँ है? जीनत महल के दौलत खाने पर। सलीमा के मन को अभिमान हुआ। उसने कहा, ठीक है, खूबसूरती के हाट में जिनका कारोबार है, मोहब्बत को क्या समझें। अब तो जीनत महल की किस्मत खुली। तातारी स्त्री चुपचाप खड़ी रही। सलीमा फिर बोली, मेरी साकी कहाँ है?
कैद में। क्यों? जहाँ पनाह का हुक्म था। उसका कसूर क्या था? मैं अर्ज नहीं कर सकती। कैद खाने की चाबी मुझे दो, मैं अभी उसे छुड़ाती हूँ। आपको अपने ही कमरे से बाहर आने का हुक्म नहीं है। तब क्या मैं भी बंदी हूँ? जी हाँ। सलीमा की आंखों में आंसू भर आए। वह लौटकर मसनद पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ठहर कर उसने एक खत लिखा। हुजूर, मेरा कसूर माफ़ फरमावे। दिन भर की थकी होने से ऐसी बेसुध हो गई कि हुजूर के इस्तकबाल में हाजिर ना हो सकी, और मेरी उस प्यारी लौंडी की भी जा बख्शी की जाए। उसने हुजूर के दौलत खाने में लौट आने की इत्तला मुझे वाजिबी तौर पर न देकर बेशक भारी कसूर किया है, मगर वह नई कमसिन गरीब और दुखिया है। कनी सलीमा। चिट्ठी बादशाह के पास भेजी गई। बादशाह की तबीयत बहुत नासाज थी। तमाम हिंदुस्तान के बादशाह और औरत फास्ता निकले। बादशाह अपनी आंखों से पर पुरुष को उसका मुंह चूमते देख चुके थे। वह गुस्से से तलमला रहे थे और गम गलत करने को अंधाधुंध शराब पी रहे थे। जीनत महल मौका देकर सौतिया डाह का बुखार निकाल रही थी। तातारी बांदी को देख बादशाह ने आग बबूला होकर कहा, क्या लाई हो? बांदी ने दस्तबस्ता अर्ज की, खुदाबंद, सलीमा बीबी की अर्जी है। बादशाह ने गुस्से से होठ चबाकर कहा, उससे कह दे कि मर जाए। इसके बाद खत को एक ठोकर मारकर उन्होंने उधर से मुंह फेर लिया। बांदी लौट आई। बादशाह का जवाब सुन सलीमा धरती पर बैठ गई। उसने बांदी को बाहर जाने का हुक्म दिया और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोई। घंटों बीत गए। दिन छिपने लगा। सलीमा ने कहा, हाय, बादशाहों की बेगम होना भी बदनसीबी ही है। इंतजार करते करते आंखें फूट जाए, मिन्नतें करते करते जबान घिस जाए, अदब करते करते जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। फिर भी इतनी सी बात पर कि मैं ज़रा सो गई, उनके आने तक जाग न सकी। इतनी सज़ा, इतनी बेइज्जती। तब मैं बेगम क्या हुई? जीनत और बांदियाँ सुनेंगी तो क्या कहेंगी? इस बेइज्जती के बाद मुँह दिखाने लायक कहाँ रही? अब तो मरना ही ठीक है। अफसोस, मैं किसी गरीब घर की औरत क्यों न हुई। धीरे धीरे अस्तित्व का तेज उसकी आत्मा में उदय हुआ। गर्व और दृढ़ प्रतिज्ञा के चिन्ह उसके नेत्रों में छा गए। वह सांपनी की तरह चोट खाकर खड़ी हुई। उसने एक खत और लिखा, दुनिया के मालिक, आपकी बीवी और कनीज होने की वजह से आपके हुक्म को मानकर मरती हूँ। इतनी बेइज्जती पाकर एक मलिका का मरना ही मुनासिब है, मगर इतने बड़े बादशाह को औरतों को इस कदर नाचीज तो ना समझना चाहिए। अदना सी बेवकूफ़ी की इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। मेरा कसूर तो इतना ही था कि मैं बेखबर सो गई। खैर, एक बार हुजूर को देखने की ख्वाहिश लेकर मरती हूँ। मैं उस पाक परवरदिगार के पास जाकर अर्ज करूँगी कि वह मेरे शौहर को सलामत रखे। सलीमा। खत को इत्र से सुवासित करके ताजे फूलों के गुलदस्ते में इस तरह रख दिया जिससे किसी की नज़र उस पर ना पड़ जाए। इसके बाद उसने जवाहर की पेटी से एक बहुमूल्य अंगूठी निकाली और कुछ देर तक आंख गड़ाकर उसको देखती रही, फिर उसे चाट गई। बादशाह शाम की हवाखोरी को नज़र बाग में टहल रहे थे। 2-3 खोजे घबराए हुए आए और चिट्ठी पेश अर्ज करके कही, हुजूर, गजब हो गया। सलीमा बीबी ने जहर खा लिया और वह मर रही हैं। क्षण भर में बादशाह ने खत पढ़ लिया। झपटे हुए महल में पहुंचे। प्यारी दुल्हन सलीमा ज़मीन पर पड़ी हैं, आंखें ललाट पर चढ़ गई हैं, रंग कोयले के समान हो गया है। बादशाह ने से ना रहा गया। उन्होंने घबरा कर कहा, हकीम को बुलाओ, हकीम को बुलाओ। कई आदमी दौड़े। बादशाह का सब सुन सलीमा ने उनकी तरफ देखा और धीमे से स्वर में कहा, जय किस्मत। बादशाह ने नज़दीक बैठकर कहा, सलीमा, बादशाह की बेगम होकर तुमने यह क्या किया? यह क्या तुम्हें लाजिम था? सलीमा ने कड़े स्वर में कष्ट से कहा, हुजूर, मेरी मामूली से कसूर की आपने इतनी बड़ी सज़ा दी। बादशाह ने कड़े स्वर में कहा, बदनसीब, शाही जनान खाने में मर्द को वेश बदल कर रखना मामूली कसूर समझती है? कानों पर कभी यकीन न करता। अगर मैं आंखों देखी झूठ मान लूँ। जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया, जिस प्रकार आदमी तड़पे, उसी तरह सलीमा ने तड़प कर कहा, क्या? बादशाह पीछे हट गए। उन्होंने कहा, सच कहो, इस वक्त तुम खुदा की राह पर हो। यह जवान कौन था? सलीमा ने अचकचा कर पूछा, कौन जवान? बादशाह ने गुस्से से कहा, जिसे तुमने साकी बनाकर अपने पास रखा था। सलीमा ने घबरा कर कहा, क्या वह मर्द है? बादशाह, तो क्या तुम सचमुच ये बात नहीं जानती थी? सलीमा के मुँह से निकला, या खुदा। फिर उसके नेत्र से आंसू बहने लगे। वह सब मामला समझ गई। कुछ देर बाद बोली, खाविंद, तब तो कुछ शिकायत नहीं। इस कसूर की तो यही सज़ा मुनासिब थी। मेरी बदगुमानी माफ़ की जाए। मैं अल्लाह के नाम पर पड़ी कहती हूँ, मुझे इस बात का ज़रा सा भी ज्ञान नहीं था।
बादशाह का गला भरा है। उन्होंने कहा, तो प्यारी सलीमा, तुम बेकसूर ही चली। और बादशाह रोने लगे। सलीमा ने उनका हाथ पकड़ अपनी छाती पर रखकर कहा, मेरे मालिक, जिसकी उम्मीद न थी, मरते वक्त वह मज़ा मिल गया। फिर कहा, सुना, माफ़ करना, अर्ज़ एक लौड़ी की मंजूर हो। बादशाह ने कहा, जल्दी कहो सलीमा। सलीमा ने साहस से कहा, उस जवान को माफ़ कर देना। इसके बाद सलीमा की आंखों से आंसू बह चले और थोड़ी ही देर में ठंडी हो गई। बादशाह ने घुटने के बल बैठ उसका ललाट चूमा और फिर बालक की तरह रोने लगे। गजब के अंधेरे और सर्दी में युवक भूखा प्यासा पड़ा था। एक घनघोर चित्कार करके किवाड़ खुले। प्रकाश के साथ ही एक गंभीर शब्द तहखाने में भर गया, बदनसीब नौजवान, क्या होश हवास में है? युवक ने तीव्र स्वर से पूछा। कौन? जवाब मिला, बादशाह। युवक ने कुछ भी अदब किए बिना कहा, यह जगह बादशाहों के लायक नहीं है, तो क्यों तशरीफ़ लाए? तुम्हारी कैफियत नहीं सुनी थी, उसी को सुनने आया हूँ। कुछ देर चुप रहे युवक ने कहा, सिर्फ सलीमा को झूठी बदनामी से बचाने के लिए कैफियत देता हूँ। सुनिए, सलीमा जब बच्ची थी तब मैं उसके बाप का नौकर था, तभी से मैं उसे प्यार करता था। सलीमा भी प्यार करती थी वह भी, पर वह बचपन का प्यार था। उम्र होने पर सलीमा पर्दे में रहने लगी और फिर वह शहंशाह की बेगम हुई, मगर मैं उसे भूल न सका। 5 साल तक पागल की तरह भटकता रहा। अंत में वेश बदलकर बांदी की नौकरी कर ली, सिर्फ उसे देखते रहने और खिदमत करने के लिए, और यही करके गुजार देने का इरादा भी था। उस दिन उज्ज्वल चांदनी, सुगंधित पुष्पराज, शराब की उत्तेजना और एकांत ने मुझे बेबस कर दिया। उसके बाद मैंने आंचल से उसके मुंह का पसीना पोंछा और मुंह चूम लिया। मैं इतना ही खतवार हूँ। सलीमा इस बाबत कुछ नहीं जानती। बादशाह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद वह दरवाज़ा बंद किए बिना ही धीरे धीरे चले गए। सलीमा की मृत्यु को 10 दिन हुए। बादशाह सलीमा के कमरे में ही रात दिन रहते हैं। सामने नदी के उस पार पेड़ों के झुरमुट में सलीमा की सफ़ेद कब्र बनी है। जिस खिड़की के पास सलीमा बैठी उस दिन रात को बादशाह की प्रतीक्षा कर रही थी, उसी खिड़की में, उसी चौकी पर बैठे हुए बादशाह उसी तरह सलीमा की कब्र दिन रात देखा करते हैं। पास आने का किसी को हुक्म नहीं। जब आधी रात हो जाती है तो उस गंभीर रात्रि में सन्नाटे में एक मर्म भेदिनी गीत की ध्वनि उत्पन्न होती है। बादशाह साफ सुनते हैं, कोई करुण स्वर में गा रहा है, दुख हुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। तो इस तरह आपने सुनी आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और फिर हम मिलेंगे आपको अगले बार महत्वपूर्ण कहानी की श्रृंखला के साथ। तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।